ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ CU पंजाब रेडियो 89.6 FM तरक्की दी आवाज़ CU पंजाब रेडियो सुन रहे तमाम श्रोतिਆਂ ਦਾ ਗੁਰਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਖਾਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਨੈ ਯਾਦਵ, HOD ਬੋਟਨੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਸੋ ਸਰ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰ ਵਿਨੈ ਯਾਦਵ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ CU ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੋਟਨੀ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ? ये जो डिपार्टमेंट है हमारा, इसको आप सरल भाषा में बोल सकते हो पेड़ पौधों की पढ़ाई जी। तो ये वनस्पति विज्ञान है। 2015 से यहाँ काम कर रहे हैं जी। हर साल हमारे पास देश प्रदेश के लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं जी। तो देखा जाए तो आपके यहाँ जो प्लांट्स है उस पर क्या क्या बीमारी लगती है, सर्दी गर्मी का उस पर क्या असर पड़ता है, किस तरह के पानी से किस तरह की पैदावार होती है, तो इस तरह के तमाम चीज़ों पे हम काम करते हैं। और पिछले 10 साल से यहाँ पर 7 लोग हैं हमारे यहाँ पे, जो 3-4 लोग हैं वो सवाल पे काम करते हैं, 4 लोग हम बड़ी क्रॉप पे काम करते हैं, जैसे कि कपास है, आपके यहाँ पे चना है, उसके अलावा हम मक्की पे भी काम करते हैं, तो मिलेट्स पे काम करते हैं। तो अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग एक्सपर्टीज़ है। सारे के सारे लोग बाहर से पढ़े लिखे हैं, सभी लोग बाहर गए हुए हैं, उन्होंने बाहर से ट्रेनिंग ली हुई है, उसके बाद में वो आपके इस क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं। आप देखेंगे तो जो 7 लोग हैं हमारे पास, जो बच्चे हैं वो अलग अलग स्टेट्स के हैं, लेकिन हमारे पास पंजाब के भी बच्चे आ रहे हैं, 2-3 ऐसे। और वो बच्चे आते हैं तो थोड़े से घबराए से होते हैं, बट 2 साल के बाद में वो एक ऐसे लेवल पे आ जाते हैं कि जहाँ से वो विश्व के किसी भी देश में जाके आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। जी, प्रोग्राम चल रहा है खास मुलाकात। सो साडे नाल जुड़े हुए ने डॉक्टर विनय यादव जी। ਸੋ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 3 ਤੋਂ 4 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਪਾਹ, ਛੋਲੇ ਤੇ ਬਾਜਰਾ ਮੇਨ ਨੇ। ਸੋ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ? 2015 में जब मेरा इत्थे नौकरी वास्ते इंटरव्यू हुआ तो मेरे से पूछा गया कि तुसी की काम करोगे इत्थे। तो मैं आसपास के इलाके से ही हूँ, हरियाणा से हूँ, तो सेम पेड़ उत्थे है, सेम पेड़ इत्थे हैं, सेम फसल इत्थे उत्थे है। तो मेरा था कि ये जो एरिया है ये थोड़ा सा रेतीला है, तो इसमें छोले होते हैं, इसमें बाजरा होता है आसपास, और कपास यहाँ पहले खूब होता रहा है। तो कपास की बहुत बड़ी समस्या थी बीमारी की। तो एक बार पढ़ा था कि इतने कुछ लोगों ने सुसाइड भी कर लिया कपास में मुनाफा ना होने की वजह से, कर्ज में डूब गए थे। तो वो मैंने वहाँ उस टाइम प्रपोज किया था कि मैं इस चीज़ पे काम करूँगा, और मैंने वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पे अपना प्रोजेक्ट डाला, वो मुझे प्रोजेक्ट मिला भी, और मैं उस कपास पे पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ। छोले पे मैंने पहले काम किया हुआ था, काफ़ी अच्छा काम किया था हमने दिल्ली में, और बड़े बड़े पेपर छापे थे। तो वहाँ से था कि छोले कैसे छोड़ देंगे, छोले में देसी और काबुली चना के बीच में है, तो उठे हमने पहली बार उनका तेल निकाला। आपने तेल सुना होगा कि ये तो सरसों का निकलता है, ये तो तिल का निकलता है। हमने छोले का तेल निकाला और ये देखा कि वो तेल है उसमें कौन कौन सी चीज़ है जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी है, हमारे शरीर को और भी अच्छा बनाती है। तो उस तरह का काम हमने छोले पे किया। हमारे पास 24 वैरायटीज़ थी जो हमने अलग अलग जगह से मंगाई थी। उनमें काफ़ी अच्छे पेपर पब्लिश किए हैं हमने, देश विदेश में बहुत नाम आया है उस चीज़ की वजह से। तीसरा है बाजरा। तो बाजरा भी इत्थे होता है, हरियाणा में होता है, राजस्थान में, तो सेम जगह है। आजकल खूब नाम चला हुआ है मिलेट इंडिया, मिलेट ईयर, तो लोग बाजरे के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन बाजरे में बहुत सी ताकत है लेकिन थोड़ी सी कड़वाहट है। जब आप उसको पीसते हो, थोड़ा सा रख देते हो, तो उसमें कड़वाहट आ जाती है। तो हमारा वो कड़वाहट से था कि इस कड़वाहट को कैसे समझा जाए और कैसे निकाला जाए। तो हमें पता चला कि वो कुछ ऐसे पदार्थ है जिससे बाजरा कड़वा हो जाता है। तो हमने उस पदार्थ से जो जीनोमिक सेगमेंट्स है, जीन है, वो आइडेंटिफाई किए। हमने डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक में हमारा प्रपोजल डाला, तो 87 लाख का वो हमें मिला है। और उसमें हमें पता चल गया कि ये कड़वा जब सीड बनता है उसका, तो उसमें कड़वापन आता है, और जब सीड ग्रो करता है नया तो वो चला जाता है। तो उस पर हम काम कर रहे हैं काफ़ी
एक पीएचडी भी कराई है। इन तीनों चीज़ों में एक एक पीएचडी मैंने करा दी है। तो हमारे पास काफ़ी अच्छा डाटा है जो अगले 5 से 7 साल में एक अच्छी तरह से अच्छी ज्ञान का उत्सर्जन करेगा यहाँ पर। ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਰਿਸਰਚ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੈਲਥ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕਾਫੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਲਥ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ? हमने छोले के जो तेल थे पहले तो ये देखा कि देसी और काबुली में क्या फ़र्क है। उनमें जो पदार्थ है आप बोल देते हो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, लेकिन उसके भी अंदर बहुत तरह के पदार्थ होते हैं। तो असी वो आइडेंटिफाई करें कि कौन कौन से पदार्थ है। जब आपके पास जब बेसन आता है तो आपको कैसे पता है किस चीज़ का बेसन है, क्योंकि जो देसी चना है तो खाया जाता है शरीर बनाने के लिए जी। और जो काबुली होता है उस पर छिलका बड़ा पतला होता है, तो उसको आप छोले की सब्जी बनाते हो, छोले भटूरे बनाते हैं सभी, तो उसमें यूज़ किया जाता है। तो छोले भटूरे में जब थोड़ा सा तेल डलता है तो हमें दिखाई देता है कि वो काफ़ी चिकना हो जाता है। तो वहाँ से हमारा विचार आया कि लोग मूंगफली का तेल निकालते हैं, क्यों ना एक बार इसका ऑयल निकाल के देखें। तो हमें 6% के आसपास ऑयल मिला जो कम नहीं है। और जब ऑयल में हमने ढूंढना शुरू किया उसके तेल में कि की होता है इसे देसी और काबुली छोले के बीच में की फ़र्क है, तो हमने देखा कि उसमें कुछ ऐसे कंपाउंड मिले हैं जो कि कई तरह की समस्या जो और तरह के तेल हैं उसमें भी नहीं मिलते हैं। और वो जब हमने पीछे के लोगों के काम देखे तो वो जो पदार्थ मिले हैं वो हेल्थ के लिए अच्छे हैं। हेल्थ में आप ये कह लीजिए कि वो याददाश्त बढ़ाने के लिए अच्छे हैं, लेकिन वो तेल अभी हमने कम निकाला है, तो अभी हम उस पर प्रोजेक्ट डाल रहे हैं। आने वाले समय में आपको एक अच्छा मिलेगा प्रोजेक्ट कि हम छोले का तेल भी आपको मार्केट में दिखाई देगा, क्योंकि आपने राइस ब्रान का तेल देखा होगा लेकिन छोले का तेल आपने कभी देखा नहीं होगा जी। ਸੋ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀਏ, ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੈਲੋ ਰਸਟ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? इसको येलो रस्ट बोलते हैं और शायद पीली फफूंदी बोलते हैं। ये एक फफूंद है और ये जब प्लांट छोटा होता है तो उसमें ये हवा से आ जाती है। ये बेसिकली किसी और प्लांट पे होती है, तो जब गर्मियों में कहीं और होती है, ये हवा के पास से ये फसल पे आ जाती है और फसल पे गिरते ही 4-5 दिन के बाद में धीरे धीरे ये एक पीले रंग का देखोगे आप तो पूरे पत्ते पीले हो जाते हैं और फिर वो कणक की जो बालियां हैं बालियों पे पीलापन आ जाता है और फिर जो आपका गेहूं बनता है वो सिकुड़ जाता है, वो बड़ा नहीं हो पाता। और ये समस्या ऐसी है कि कई बार आपकी 50% तक यील्ड है उसको कम कर देती है। तो इस फफूंद का पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने काफ़ी वैरायटी निकाली है और पुरानी वैरायटियों को मना किया है कि आप मत लगाइए, क्योंकि वो फफूंद उनको छोड़ती नहीं है। तो हमने तो ये देखना है कि ऐसा कुछ वैरायटियाँ जो ये कहती है कि भाई इसमें फफूंद नहीं लगती, हमें ये समझना है कि उनमें फफूंद क्यों नहीं लगती, ताकि उस चीज़ को हम दूसरियों में डालें। ब्रीडिंग से टाइम लगता है, काफ़ी साल लग जाते हैं, 7 से 10 साल लग जाते हैं, और एक बार हमें 2-3 साल में पता चल जाए कि इसकी वजह से इसको फफूंद नहीं लगती, तो उस चीज़ को हम वहाँ से निकाल के दूसरी कणक की वैरायटी में डाल देंगे, तो जिससे ये फफूंद नहीं लगेगी और इससे आप लोगों की जो समस्या है फफूंद की वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाएगी। जी सर, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ, ਇੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਛਿੜਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਿਊਮਨ ਹੈਲਥ ਲਈ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਹਿਊਮਨ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? जो दवाइयाँ स्प्रे करते हैं वो आप कह लीजिए कि सबको पैसा चाहिए, सबको एक अच्छी पैदावार चाहिए जी। तो कोई भी दवा इसलिए नहीं डालता कि उसकी पैदावार ना हो, सबको पैदावार चाहिए। किसान साल में 2 फसल लगाता है, वो कर्जा लेता है लोगों से और पड़ गिर के भगवान के भरोसे कभी बारिश होगी, तो पैदावार तो उसको चाहिए। और ये कीट पतंगे जब एक बार आते हैं 7 से 10 साल के बीच में, ये सब कुछ तबाह कर देते हैं। तो एक किसान जो कर्जा लेके अपनी बेटी को पढ़ाता है, अपने बच्चों को पढ़ाता है, उनकी शादियां करता है, तो उसके लिए समस्या है। तो उसको ये दवाइयाँ तो सरकार ने सर्टिफाइड की है तभी वो डालता है।
लेकिन नकली दवाइयाँ डालने से आपकी फसल भी खराब होती है और पैसा भी जाता है। तो ह्यूमन हेल्थ पे जो गाइडलाइंस है उतनी ही स्प्रे करे, ज़्यादा ना करे, क्योंकि ज़्यादा डालने से आपको भी कई बार स्प्रे करने से बेहोश हो जाते हो और वो फिर आपका सामान यदि आने वाले समय में ऐसी चीज़ें आ जाएगी कि वो चेक हो जाएगा कि इसमें कितनी दवाइयाँ पड़ी हुई है, तो वो आपको फिर वैसे ही आपका सामान नहीं बिकेगा तो आपकी पैदावार का क्या फ़ायदा। जी। तो आपको दवाइयों पे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, वो जो सरकार बताती है उतना ही डालना चाहिए जो एग्रीकल्चर के लोग आपको बताते हैं। और आजकल जो ऑर्गेनिक फार्मिंग चली हुई है वो थोड़ी सी पेचीदी है बट बड़ी सरल है, बाद में शुरू में पेचीदी है क्योंकि आपको ज़मीन को उस हिसाब से तैयार करना पड़ता है जी। और पैदावार वहाँ भी अच्छी होती, पैदावार कम भी हो जाए तो लेकिन आपको रेट अच्छा मिल जाता है। तो यदि आप ये सर्टिफाइड कर दो कि आपने कोई दवाइयाँ नहीं डाली है तो आपको उसी कम पैदावार का रेट आपको ज़्यादा मिल जाता है। तो ये आप पे है, दवाइयों का हेल्थ पे फ़र्क पड़ता ही है, ह्यूमन हेल्थ पे। कोई भी देख के नहीं खाता, आजकल देखेंगे आप एमपी का कणक लोग ज़्यादा खाते हैं क्योंकि वहाँ दवाइयाँ कम मिलती हैं, स्प्रे करते हैं। वहाँ मार्केट छोटी है, पंजाब में जो दवाइयों की मार्केट बड़ी है, तो जब मार्केट बड़ी है तो वो कंज्यूमर के पास चले जाते हैं और उनको भी फसल चाहिए। तो एक यहाँ एक बड़ा एरिया है, बड़े लोग हैं, तो सारे मिलजुल के उनको यही लगता है कि दवाइयाँ डाल दो और इससे पैदावार बढ़ाओ। तो मुझे लगता है जब आप दवाइयों की नहीं खाते पैदावार तो आप दूसरों को भी मत खिलाइए और कम डालिए दवाइयाँ जी। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਕਪਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਰੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪੱਤਾ ਮਰੋੜ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ये जो पत्ता मरोड़ है देखा जाए तो हमारे यहाँ पहले नहीं होता था, पहले वो साउथ अफ्रीका से आया था। ओके। और ये 9 से 10 साल के बीच में एक बार पूरी फसल खराब करता है। ओके। तो इसमें पहले जैसे मुल्तान से आया था तो उसका नाम मुल्तान था, फिर खोखरम से आया एक वायरस, उसका नाम खोखरम था। तो ऐसे ही एक राजस्थान में मिला था, उसका नाम राजस्थान है। तो मेरा था कि ये एक बड़ी समस्या है और यहाँ पे ये बड़ी लोगों को परेशान किया इसने। हालांकि अभी एक दूसरी गुलाबी सुंडी आई है, वो बीमारी भी ज़्यादा परेशान कर रही है। तो आपने देखो कि कपास कम हो गया ही थे, तो हम पत्ता मरोड़ पे काम कर रहे थे, तो हमने देखा कि यहाँ पे किस किस पे पत्ता मरोड़ है। हमने हरियाणा के, राजस्थान के और पंजाब के सारे सैंपल लिए और हमने देखा कि यहाँ पे कौन सा वायरस है जो कि यहाँ पिछले 4-5 साल में घूम रहा है। अब हमें वो पता चल गया, हमने उसको देख लिया है, अच्छी तरह से वैज्ञानिक तरीके से परिणामित कर दिया है। अब हम एक नई टेक्नोलॉजी आई है जीनोम एडिटिंग, हम उस जीनोम एडिटिंग से उस वायरस को ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो अभी हम छोटे प्लांट पे काम कर रहे हैं, उस पे जब हमें सफलता मिल जाएगी तो हम कपास पे चलेंगे। तो एक प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, दूसरा हमने डाल दिया है। जैसे ही आएगा, जैसे बीटी कॉटन है वैसे ही एक आपकी वैरायटी आएगी जिसमें पत्ता मरोड़ कभी आएगा ही नहीं। तो हमारा ये बहुत ज़ोर शोरों पे चला हुआ है काम और हो सकता है कुछ समय बाद में हमें सरकार थोड़ी और सहायता दे, एक और प्रोजेक्ट आए तो आपको 5 से 7 साल के बीच में हम यहाँ पे दिखाएंगे कि हमारे पास एक वैरायटी हमने बना दी है जिसको आगे यूज़ किया जा सकता है। इसी बीमारी में क्या हुआ कि हमारा था कि हम भी एक ऐसा वायरस ढूंढे जो भटिंडा में हो और उसका नाम भटिंडा रखें। तो असी ढूंढा बट नहीं मिला, बट एक दूसरे प्लांट पे हमने सेम वायरस मिल गया जो कि जब कपास नहीं होता है तो वो सर्दियों में वहाँ जाके बैठ जाता है, गर्मियों में वो वापस कपास पे आ जाते हैं। तो उस प्लांट में जब हमें वो मिला तो हमने उसका नाम भटिंडा वायरस रखा। तो इस तरीके से एक वायरस हमने भटिंडा के नाम से पूरे देश विज्ञात में भेजा है जो एक स्पेसिफिक प्लांट पे जाके अटैक करता है ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ? नहीं, ये एक प्रणाली है किसी का नामकरण करने की। हमने यहाँ से रिपोर्ट किया है, वो कहीं और भी हो सकता है क्योंकि हमने यहाँ से किया है तो हमने उसका नाम भटिंडा रखा है, लेकिन ये कहीं भी हो सकता है। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਚੈਲੰਜਸ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ? अच्छी ट्रेनिंग है, कई सालों की है, 2007 से रिसर्च कर रहे हैं, देश के जो सबसे नामी गिरामी इंस्टीट्यूट है वहाँ से ट्रेनिंग है। तो ऐसा कोई चैलेंज नहीं है जो कि आता हो, इतना बड़ा रिसर्च में कभी आया नहीं और बड़े बड़े काम किए हैं तो इन चीज़ों में मज़ा ज़रूर आता है कि हम उन चीज़ों पे पहले बड़े काम करते थे, अब ज़मीनी काम करते हैं। ज़मीनी का मतलब कि अब लोगों की जो समस्या है उस पर काम करते हैं। तो शुरू में लगता है कि वो चीज़ नहीं हो पाएगी, बट धीरे धीरे जब हम पेशेंस रखते हैं 5 साल 7 साल में हमें लगता है कि वो चीज़ हो रही है।
तो उस तरह का एक अलग तरह का हमें देखने को मिलता है कि इस तरीके से भी हम लोगों की सेवा कर सकते हैं। तो चैलेंज ऐसा कुछ नहीं मिला हमें आज तक। ਜੀ जी ਕੋਈ ਯਾਦ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਸ ਰਿਸਰਚ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? नहीं, चलती रहती हैं, लेकिन यादें तो बहुत हैं। सैंपल लेने गए थे हम, पूरे बाढ़ आई हुई थी हरियाणा में, कपास के सैंपल लेने गए थे और मैं अपनी गाड़ी ले गया था और वो पानी में किसी ने, गूगल ने बताया कि इस रास्ते से जाना है और हमने गाड़ी डाल दी और वो पानी जोड़ के बीच में जाके खड़ी होगी। तो उसको निकालने में मेरे को 7 घंटे लग गए और वहाँ मेरे बच्चे स्टूडेंट्स भी थे, 2 लड़कियाँ थी, 2 मुंडे थे और पता नहीं कैसे क्या कोई मिल गया मुझे जानकर, उसने क्रेन से निकलवा दिया और फिर वो स्टार्ट भी होगी, पता नहीं कैसे होगी। तो हम 2-3 दिन के टूर से वहाँ से आए थे। पंजाब में भी गए हैं हमने, हर जगह से टूर लिया है, गाँवों में भी गए हैं। यहाँ इतने समस्या आई जब हमने गाँवों से ऐसे ही सैंपल लिए तो लोगों को लगा कि हम तो बस कली बीमारी की वो बता देंगे, कोई नई वैरायटी बता देंगे तो 50-60 लोग आके खड़े हो गए कि ऐसी बताओ की होता है। रिसर्च में काम धीरे धीरे होता है। आप ये सोचो कि आंख बंद करें सुबह वो चीज़ आ जाए, ऐसा नहीं है। ऐसा बिजनेस होता है लेकिन रिसर्च नहीं होती, उसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए और बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए। तो हमने लोगों को समझाया कि आप वेट करो, हो सकता है हम कुछ और चीज़ आपको समय के साथ दें। तो वो समय लगता है, समय के साथ हम ज़रूर कुछ ना कुछ इस क्षेत्र को देंगे ताकि इस क्षेत्र के लोगों को उस चीज़ से फ़ायदा हो। जी ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? ਅਸੀਂ जब छोटे थे ना तो हमारा घर है जो स्टेशन के पास है, एक स्टेशन है कोसली हरियाणा में। तो उठे से एक हरियाणा एक्सप्रेस चलती थी। अच्छा। और वो बठिंडा आती थी। तो बचपन में मैंने नाम सुना था बठिंडा बठिंडा। तो वो जब बचपन में जो चीज़ सुनी होती है उससे आपको थोड़ा सा अटैचमेंट हो जाता है, लगाव हो जाता है। तो जब यहाँ आने से पहले मेरे पास एक बड़ा ऑफर था वैज्ञानिक का था और दूसरा ये ऑफर था। तो मैं बड़ा कंफ्यूज था कि करा, इथे असिस्टेंट प्रोफेसर लगेंगे, उथे सीनियर वैज्ञानिक लगेंगे, उसमें पैसा ज़्यादा था, इथे कम था। तो मैंने मेरे बापू ने पूछा कि बापू बताओ किथे जाना है। तो बापू ने कहा बठिंडा। तो मैंने कहा कि बठिंडा में तो लोग बोलते हैं कैंसर है। तो मेरे बापू ने कहा कि इथे इतनी बड़ी आर्मी पड़ी है, इतने लोग हैं तेरे एरिए के, कैंसर तो ये बता किथे नहीं है। तो बठिंडा में और मेरे घर में मुझे अपनापन ये लगता है कि उत्थे भी गाय भैंस है, इत्थे भी है, उत्थे भी से आदमी है, इत्थे भी है, बोली भी सेम है। और तो और ये पेड़ जो शीशम के पेड़ है, जो दरख्त है, इसके नीम के हैं, ये सारे के सारे सेम हैं। इतनी धुंध उत्थे पड़ती है, इतनी इत्थे पड़ती है, गर्मी भी सेम है। तो मैंने कभी नहीं लगा कि मैं कहीं अलग जगह हूँ। मैंने हरियाणा और पंजाब सेम लगता है। और जब मैं यहाँ गाँवों में जाता हूँ, बहुत से लोगों से संबंध है मेरे, पारिवारिक संबंध बनाए हुए मैंने, तो मैंने कभी नहीं लगा कि मैं अलग प्रदेश में हूँ। क्योंकि पंजाब एक ऐसा प्रांत है जो हर तरह के लोगों का स्वागत करता है, हमेशा से दूसरों को बुलाता है। मैंने ऐसा लगता है कि मैं अपने घर में ही बैठा हूँ और अपना काम कर रहा हूँ। जी ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁੰਮ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸਰਚ ਇੱਕ ਟੋਟਲੀ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣੇ ਹੈਗੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? देखिए, जो आपको टीवी में दिखाया जाता है कि वो रिसर्च कर रहे हैं, वो सफ़ेद कोट पहन रखे हैं, लगे हुए हैं, वो थोड़ा सा हटके हो जाता है जी। काम हम भी वैसा ही करते हैं, उनसे भी हटके करते हैं और सारी तरह की चीज़ें हैं, पढ़ाई भी कराने हैं, फैमिली भी है। और कई बार ऐसा होता है कि हम 6-6, 7-7 दिन तक किसी से बात भी नहीं करते हैं, चुपचाप आते हैं, चुपचाप जाते हैं। लोग कहते हैं कि बदल गया, क्योंकि लोग तो देखते रहते हैं जी। लेकिन कई बार इतना मन खुश होता है जब रिजल्ट आता है तो फिर हम पार्टी भी करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें चलती रहती है। बट रिसर्च में 2-3 चीज़ों का बड़ा वजूद है। एक तो है कि आपका टारगेट क्या है जी, दूसरा आप उस चीज़ को कैसे करेंगे, और तीसरा उस चीज़ को कैसे आप दूसरों तक पहुंचाएंगे। तो हम ऐसे प्लान करके चलते हैं। लोग समस्याएं आती हैं क्योंकि हर आदमी को चीज़ समझ में नहीं आती है, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं वो, बट उन लोगों को हम अलग तरह के लगते हैं क्योंकि जब हम बातचीत करते हैं तो वो रिसर्च हमारी बातचीत में भी झलकती है। हम सामने से हर बात में क्वेश्चन पूछते हैं
किसी को क्वेश्चन आंसर देने का मज़ा ही नहीं आता। तो वो उनको लगता है कि पता नहीं क्या एटीट्यूड है, क्या है, लेकिन वो हमारा एक माइंड सेट है जो हमने रिसर्च में डेवलप किया है। तो जिसको समझ में आता है वो तो खड़ा हो जाता है, जिसको समझ में नहीं आता उसको लगता है कि अकड़ू टाइप के लोग। तो वो तो हमारी ट्रेनिंग है। फैमिली का 9 से 7 बजे का मेरा टाइम होता है। 9 बजे मेरी अलार्म बजती है, तो मेरा ये होता है कि वो अलार्म बजी है, उस टाइम मैं घर हूँ या ऑफिस में हूँ। तो मैं 30 दिनों में से मैं संडे को छोड़ दो आप, मैं शनिवार को भी ऑफिस में होता हूँ। तो 9 बजे वो मेरी अलार्म अक्सर ऑफिस में बजती है सुबह की। शाम का 7 बजे का होता है, तो 7 बजे की अलार्म कहाँ बजी है मेरी। तो आप लगा लीजिए 25 दिनों में से, महीने में से कम 18 से 20 दिन वो मेरी अलार्म मेरे ऑफिस में बजती है। तो काम करना पड़ता है, रात को भी काम करना पड़ता है, तभी यहाँ तक पहुँचे हैं और तभी हम आप लोगों की समस्याओं को सुलझा पाएंगे। जी ਸਰ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਸਰਚ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਫੀਲਡ ਚੁਣਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਐਡਵਾਂਸ ਨੋ ਡਾਊਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਟ ਮੈਂਟਲੀ ਉਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟੈਂਪਰਡ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ? नहीं, वो ठीक है। हमारा एक सपना था बचपन में कि हमें क्या करना है। किसी ने मेरे से पूछा कि आप क्या करोगे। जरा सोचिए, वो क्लास 9 थी और वो पूछता है कि आप क्या करोगे। मैंने कहा मैं प्रोफेसर बनूंगा जी। और बाद में मेरे दोस्त चले गए इधर उधर और मैंने कहा कि मैंने रिसर्च करनी है, प्रोफेसर बनना है। मैंने कभी ना तो इधर देखा ना उधर देखा, ना मैंने कोई फॉर्म भरा, और मैं आज प्रोफेसर भी हूँ और मैं रिसर्च भी कर रहा हूँ। तो आप पूरी ज़िंदगी में जो चीज़ बचपन से लेके चलते हो वही कर पाते हो। अब आजकल के बच्चे हैं उनमें भी हैं, लेकिन भीड़ ज़्यादा हो गई है, लोगों को क्लैरिटी बचपन में माँ बाप दे नहीं पाते हैं जी। आप बच्चे को यदि सारी फैसिलिटी दोगे तो वो सोच ही नहीं पाता है कि उसको करने की क्या ज़रूरत है। तो ये माँ बाप का फ़र्ज़ है कि बच्चों को बचपन में जिम्मेदारियाँ दें, उनको एहसास कराएं कि वो क्यों आए हैं, क्या करना है। सब बोलते हैं माँ बाप की सेवा करेंगे जी, बट वो कैसे करेंगे? क्या उनके पैर दबाएंगे पूरी ज़िंदगी? पैर दबा के तो वो कामचोर हो जाएंगे, क्योंकि वो बाहर का काम ही नहीं कर पाएंगे। तो उसको बाहर निकालना है टाइम पे। आप पता नहीं कितने लोग इस बात से सहमत हो गए, जब मैं 5वीं में था तो मैं सिलेंडर लेके जाता था ट्रेन में धर के भरवाने के लिए 30 किलोमीटर दूर। तो वो जिम्मेदारियां थी जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया। तो हमें अपने बच्चों को जिम्मेदार तो बनाना चाहिए, लेकिन उनको गलत चीज़ों से बचाना भी चाहिए, क्योंकि बच्चा जब बाहर जाएगा तो 100 गलत चीज़ें आएंगी। तो उसको एहसास कराना चाहिए कि तुसी बाहर जाओ, गलत काम मत करो, आगे बढ़ो। तो आप रोज़ बात करो अपने बच्चे से, वो ज़रूर आगे जाएगा। और जनरेशन गैप है, अदरवाइज वैसे कुछ नहीं है। आप कहो कि सोशल मीडिया वो एक अलग तरह की चीज़ें हैं। मैं आज भी बहुत टैलेंटेड बच्चे देखता हूँ, लेकिन टैलेंटेड वही है जिसका सपना है। जिसके पास सपना नहीं है आज की डेट में, उसके पास तो टैलेंट है ही नहीं, चाहे वो 10 साल का हो चाहे 60 साल का हो। जिसके पास अपना सपना है वही आगे बढ़ेगा जी। ਸਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਛੇਤੀ ਕਣਕ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਾ ਕੀ ਕੰਸੈप्ट है जी? ये जब हम, आपने पता है कि कणक सर्दियों की फसल है। सर्दियों में जब सर्दी पड़ती है तो दाना धीरे धीरे मोटा होता है, बनता है। तो एकदम से वो सर्दी कम हो जाए और वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाए तो वो दाना मोटा नहीं हो पाता। फिर वही समस्या आ गई, पैदावार कम होगी, है ना। तो हीट स्ट्रेस मोस्टली अगेती फसल में नहीं लगता, बट सेम वैरायटी यदि आप पछेती फसल में लगाओगे तो उसमें उसका हीट स्ट्रेस का असर आ जाता है। उसका फर्क उसके प्लांट की हाइट पे पड़ता है, उसकी ब्रांचेज कम आती है, उस पे कणक कम लगता है। तो उसके लिए भी हम देख रहे हैं कि प्लांट के अंदर कैसे चेंज आता है, क्या चेंज है, और उसको कैसे दूसरी कणक में डाला जाए ताकि वो भी हो जाए। तो इस तरह के काम भी हमने प्रपोज किए हुए हैं। अभी हमें पैसा मिला है काफ़ी, तो उन कणक पे हम काफ़ी काम करेंगे। कणक पे पहले भी मैंने काम किया हुआ है, रेजिस्टेंस स्टार्च पे जी। हमने एक ऐसी वैरायटी डेवलप की है नाभी के साथ मिलके, जो कि बाबा रामदेव ने खरीदी है। तो उसमें काफ़ी काम किया है कणक में। हमने काफ़ी जीन ढूंढे हैं जो रेजिस्टेंस स्टार्च, जिससे लोग डायबिटीज़ वाले लोग भी उसको खा सके। तो कणक पे हम और भी काम करेंगे और आपको कुछ अच्छी चीज़ भविष्य में देने की कोशिश करेंगे जी। चलते चलते सर, कोई दिल दी गल तुसी साडे श्रोतियां नाल ते अपने स्टूडेंट्स दे नाल सांझी करना चाहुंदे हो? स्टूडेंट्स का तो ऐसा है, आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाइए और हमारे पास भेजिए, हम उसको 1 नंबर में बाहर जाने लायक बना देंगे। और आप विश्वास रखिए, जो अच्छा बच्चा होगा उसको हम यूएस से भी भेज देंगे।
जी। और आप लोगों से हमारा निवेदन है कि आप लोग पंजाब को खुशहाल बनाए रखिए। पंजाब में बहुत टैलेंट है, बहुत पोटेंशियल है, पंजाब में बहुत कुछ है। पंजाब आज भी पूरे देश को खिला सकता है। जब आपके साथ समस्याएं आती है तो हमें देश के साथ खड़ा होना पड़ेगा, तभी हमारा लोग हमारे साथ आएंगे और हमारा सबका एक साथ विकास होगा। जी। ਸੋ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਵਿਨੇ ਯਾਦਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕੀਮਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। जितने भी श्रोतागण हैं उन सभी को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम और सत श्री अकाल। आप ऐसे ही बने रहें, हम लोगों के साथ जुड़े रहें और समय समय पर हम आपके साथ भी जुड़े रहेंगे। धन्यवाद। ਸੋ ਚਲਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? जैसा भी हो, हमारा तो यही है कि किसी को कोई समस्या है, कोई प्लांट्स में बीमारी आ रही है, वैसे आपके यहाँ एग्रीकल्चर के बहुत लोग आते होंगे, फिर भी आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमसे जितना हो पाएगा, हम कम से कम नई चीज़ आएगी तो हम नए तरीके से सोचने पे मजबूर होंगे और आपके लिए कुछ ना कुछ नई चीज़ें लेके आएंगे। जी। सो बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। आपका धन्यवाद। ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ CU ਪੰਜਾਬ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰੇਡੀਓ 89.6 FM, ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼।